तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड्स। राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान का दर्जा देने का जो श्रेय है वो अरस्तु को ही जाता है, इसलिए उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया है। और अरस्तु पहले ऐसे एक विचारक हुए हैं जिन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके तुलनात्मक रूप से उनका विश्लेषण किया और फिर निष्कर्ष प्रस्तुत किया। और उसके आधार पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। हालांकि अरस्तु ने जो अपना निष्कर्ष दिया था, जो विश्लेषण दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे बुरी शासन प्रणाली है। अब ये उस समय की बात है जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। तो उस समय क्योंकि लोगों में नागरिकों में जो जागरूकता है वो ज़्यादा नहीं थी, सरल सारा सिस्टम था, कोई जटिलता नहीं थी सिस्टम में, तो उस समय के हिसाब से राजतंत्रीय शासन प्रणाली ही उत्तम थी। ऐसा नहीं है कि अरस्तु गलत थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई है और जो पहले से प्रतिपादित सिद्धांत थे, विश्लेषण थे, उसके स्थान पर नए सिद्धांत, नए विश्लेषण भी अस्तित्व में आए हैं। तो ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने सरकारों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि का सहारा लिया, जिसमें सबसे पहले अरस्तु थे जिन्होंने तुलनात्मक विधि को अपने जो अध्ययन का केंद्र बनाया। इसके आधार पर ही उन्होंने सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया, संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर मैकियावली है, मॉन्टेस्क्यू है, ये नाम आपने सुने हुए हैं सारे। मैकियावली ने एक पुस्तक लिखी प्रिंस। मैकियावली ने उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की कि शासक को कैसा होना चाहिए, शासक को शक्ति प्राप्त कैसे करनी चाहिए, शासक को शक्ति बनाए कैसे रखनी चाहिए। और ये जो सारे प्रश्नों के उत्तर थे जो मैकियावली ने अपनी पुस्तक में दिए, उसने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही दिए। फिर एक 18वीं शताब्दी में विद्वान हुए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कौन सी शक्तियाँ? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों तरह की शक्तियाँ हैं, ये तीन अलग अलग संस्थाओं या तीन अलग अलग व्यक्तियों में होनी चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी ये जो निष्कर्ष दिया, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो तुलनात्मक विधि के आधार पर ही अध्ययन करके दिया। उसके बाद जो विद्वान आए हैं, जर्मी बेंथम है, एडम स्मिथ है, हेनरी मैन है, कार्ल मार्क्स है, इन सब ने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। जो भी विश्लेषण किए तुलनात्मक विधि के आधार पर किए। तो ये तुलनात्मक विधि क्या है? साधारण से शब्दों में तो हम यही कहेंगे ना कि एक देश की शासन प्रणाली की दूसरे देश की शासन प्रणाली से तुलना करना। लेकिन जो तुलना की जाएगी इसमें तुलनात्मक विधि में, किसी भी राजनीतिक इकाई की दूसरी राजनीतिक इकाई से जब तुलना की जाती है तो उसके लिए जो मुख्य आधार है वो ये कि दोनों ही इकाइयों में कुछ समानता हो, कुछ भिन्नता हो, तभी तुलना हो पाएगी। जो दो राजनीतिक इकाइयाँ बिल्कुल समान हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती। जो दो राजनीतिक इकाइयाँ बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। माने तुलना करते हुए कुछ जो बातें हैं वो रिसर्चर को ध्यान रखनी है कि तुलना के लिए उसने किस तरह की इकाइयाँ लेनी हैं और उसमें किन किन शर्तों का पालन किया जाना जरूरी है। क्योंकि कहने में बहुत आसान है कि तुलना करनी है, लेकिन ये अपने आप में रचनात्मक क्रिया है। तुलना केवल एक इकाई की उस इकाई से ही होगी जो तुलना के योग्य होगी। ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना हम अमेरिका के न्यायाधीश से कर देंगे, नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसमें बातों का ध्यान रखना है। कुछ शर्तें जो हैं इसके अंतर्गत निश्चित की गई हैं, ये कह लो कुछ तथ्य जो ध्यान रखने हैं रिसर्चर को,
वो इसमें निश्चित किए गए हैं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा तुलना की इकाइयों के संकल्पवादी ढांचों की समानता। संकल्पवादी ढांचे का अर्थ यह है कि इसमें जो अध्ययन के लिए इकाइयां हैं मुख्य पक्ष से वो एक समान हो। संकल्पवादी माने सैद्धांतिक पक्ष से वो एक समान हो। जैसे कि भारत की संसद की तुलना इंग्लैंड की संसद से हो सकती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ समानता है। सैद्धांतिक पक्ष से वो समान है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष कहीं ना कहीं उनका भिन्न है। भारत के प्रधानमंत्री के पद की तुलना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद से हो सकती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से पद की व्यवस्था समान है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कहीं ना कुछ अंतर है। लेकिन यदि हम चाहें कि भारत के प्रधानमंत्री के पद की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से हो जाए, सैद्धांतिक पक्ष से ये सही नहीं है। या अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की तुलना भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से हो जाए, तो वो भी सैद्धांतिक पक्ष से समान नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष से समान होंगी जो इकाइयाँ, माने जो संकल्पवादी ढांचा, उसका अर्थ यही है कि सैद्धांतिक पक्ष से जो इकाइयाँ समान हैं उनकी तुलना की जा सकती है। तुलना कैसे कि उनका फिर व्यावहारिक पक्ष देखा जाएगा। सेकंड है इसमें तुलनात्मक संकल्पवादी या सैद्धांतिक विषयों का चुनाव। कि जो विषय हैं, जो भी चुने जाएं इकाइयाँ, उनमें सैद्धांतिक समानता हो। बात इसमें भी वही आ जाएगी, उसमें हमने संसद की बात की, इसमें हम कोई पद ले सकते हैं कि जो इकाई ली जाएगी तुलना के लिए वो एक जैसी होनी चाहिए। कि जैसे हम किसी संसदीय शासन प्रणाली की तुलना दूसरे देश की संसदीय शासन प्रणाली से तो कर सकते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की तुलना हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से करने लग जाएं तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे उलझने आ जाएंगी कि जो रिसर्चर हैं उसके लिए बहुत एक कठिन सा काम हो जाएगा। माने उसको कैसी इकाइयाँ लेनी हैं जो सैद्धांतिक पक्ष से लगभग एक जैसी हों, लेकिन व्यवहारिक रूप, क्योंकि हर देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण अलग है, हर देश का संविधान अलग है, संविधान के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं। अब जैसे हम इंग्लैंड की संसद की बात करते हैं और भारत की संसद की बात करते हैं, सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, एक जैसी हैं, दोनों के दो दो सदन हैं। निम्न सदन में जो लोग हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो ऊपरी सदन है इंग्लैंड में वो पैतृक आधार पर है, और भारत में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन अब इसमें हम संसद की आगे की कार्यवाही देखते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। इंग्लैंड में संसद जो विधेयक पारित कर देती है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति के पास इंग्लैंड में जो संसद विधेयक पारित कर देती है वो सम्राट के हस्ताक्षर के लिए जाता है। सम्राट के पास वहाँ वीटो पावर तो है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता। वीटो पावर है, लेकिन परंपरा ये है कि सम्राट उसका प्रयोग नहीं करेगा। और दूसरा, इंग्लैंड की बजाय भारत की बात करते हैं, भारत में संसद में दोनों सदनों ने जो विधेयक पारित कर दिया वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। माने सैद्धांतिक पक्ष एक होते हुए भी, एक जैसा होते हुए भी, जो व्यवहारिक पक्ष है वो अलग हो जाता है। तो ऐसे में उसकी तुलना की जा सकती है। संकल्पवादी ढांचा एक जैसा है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो है उसकी तुलना करनी है तो उसमें कुछ अंतर और कुछ समानताएं जो है वो उसमें पाई जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें तुलना के अधीन इकाइयों की निश्चित परिभाषा।
कि जो रिसर्चर है उसको जो इकाई लेनी है तुलना के लिए, उस इकाई की कोई निश्चित परिभाषा हो, उसको शब्दों में परिभाषित किया जा सके कि इसका अर्थ क्या है। जैसे राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक संस्कृति है, ये जो राजनीतिक समाजीकरण है, ये जो अवधारणाएं हैं, इनके निश्चित अर्थ हैं। एक देश की राजनीतिक संस्कृति की तुलना दूसरे देश की राजनीतिक संस्कृति से की जा सकती है। इसी तरह से एक देश की राजनीतिक सहभागिता के स्तर की तुलना दूसरे देश के लोगों की राजनीतिक सहभागिता से की जा सकती है। एक देश के राजनीतिक समाजीकरण के स्तर की तुलना दूसरे देश के लोगों के राजनीतिक समाजीकरण के स्तर से की जा सकती है। ये तुलनाएं की जा सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बड़े आसान से विषय दिखते हैं, प्रजातंत्र, एक देश के प्रजातंत्र की यूं की यूं तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रजातंत्र का अर्थ भी, इसमें जो विचारक हैं उन्होंने अलग अलग इसके अर्थ दिए हैं। ठीक है कि हम जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है उसको इसमें सबसे आगे रखते हैं, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, लेकिन और भी अनेक अर्थ विचारकों ने दिए हैं। इसी तरह से समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद के कम से कम 20 अर्थ हैं। साम्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी। उस साम्यवाद को जिस जिस देश में अपनाया गया, उन्होंने अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर लिए। ये कहा जाता है समाजवाद तो एक ऐसी टोपी बन गई जिसके सिर रखी उसके सिर के माप की होगी। इतने अर्थ हैं, इतने अधिक अर्थ हैं उसके, और कोई भी एक निश्चित अर्थ उसका नहीं है। तो ऐसे में जिस शब्द का अर्थ ही निश्चित नहीं है, उस इकाई की तुलना दूसरे देश की इकाई से नहीं हो सकती। माने एक देश के समाजवाद की तुलना दूसरे देश के समाजवाद से करनी पड़े तो ये अपने आप में काफ़ी कठिन कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अध्ययन की निश्चित सीमाएं। कि जो रिसर्चर है, जो तुलनात्मक विधि को आधार बना रहा है, एक तो उसके अध्ययन के उद्देश्य स्पष्ट हो और दूसरा उसका अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट हो। नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वो तथ्यों का संकलन करेगा तो जो गैर जरूरी तथ्य हैं उनको वो छोड़ नहीं पाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे इसमें क्वेश्चनर्स बनाए जाते हैं, प्रश्नावली बनाई जाती है, क्योंकि लोगों पर अध्ययन करना है, लोगों से सवाल पूछने हैं। उसमें कुछ एक सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जिससे कि पहले पूछे गए सवालों की पुष्टि हो जाए, क्रॉस चेकिंग जिसको बोलते हैं। और बहुत बार उसमें से कुछ एक जो जवाब है वो इररेलेवेंट से लगती हैं, बाद में वो छोड़ने भी होते हैं। इररेलेवेंट क्वेश्चंस वैसे तो रखे नहीं जाते, लेकिन कई बार क्या है, मनुष्य है, पूछ कुछ रहे हैं, जवाब वो कुछ और देगा, उसका हमारी रिसर्च से कोई अता पता नहीं है। होते हैं ना कुछ लोग, पूछ लो कहाँ जा रहे हो, सीधा नहीं जवाब देंगे, चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्या जाना है, कहाँ जाना है, बस जहाँ मन करेगा चले जाएंगे, वो उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। और ये तो जब पता है कि सामने वाला तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉर्ड में रखेगा तो बहुत बार उलझ पुलझ जवाब भी आते हैं। तो एक तो उसके उद्देश्य निश्चित हो कि उसको करना क्या है, उसका जो मेन जो मुद्दा है वो किस पॉइंट को जानना चाहता है, तुलना किस पॉइंट की करना चाहता है, और अधिकार क्षेत्र की सीमा हो कि इससे बाहर के जो तथ्य हैं वो उसको नहीं लेने। जैसे कि उसने निश्चित कर लिया रिसर्चर ने, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि भारत के लोगों का जो राजनीतिक स्तर है या राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक स्तर तो हम इसमें नहीं कहेंगे, भारत के लोगों की जो राजनीतिक सहभागिता है वो शिक्षित लोगों में अधिक है, या राजनीतिक सहभागिता में शिक्षित लोगों की जो सहभागिता है वो अशिक्षित लोगों की बजाय ज़्यादा प्रतिशत है। तो एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, एक उपकल्पना बनाई जाती है, प्राकल्पना भी इसको बोलते हैं, कि वो निश्चित करता है रिसर्चर कोई एक इस तरह की प्राकल्पना, फिर इसी के दायरे में रहकर ही वो अपनी रिसर्च करता है।
तो उद्देश्य निश्चित होंगे और उसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो सीमित हो जाएगा फिर, कि वो सीमा के अंदर ही उसको केवल राजनीतिक सहभागिता का स्तर जांचना है और उसमें भी उसने क्या देखना है, शिक्षित और अशिक्षित का। राजनीतिक सहभागिता का स्तर शिक्षित और अशिक्षित में अलग अलग होता है। इसी तरह से आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अलग अलग होता है, आयु वर्ग के आधार पर भी अलग अलग होता है। तो इसने कहाँ इसको निश्चित कर लिया, शिक्षा तक। तो इस तरीके से उद्देश्य भी स्पष्ट हो और अध्ययन की जो सीमाएं हैं वो भी निश्चित हों कि उससे बाहर का अध्ययन उसको नहीं करना। तब वो जो रिसर्चर है सही तरीके से आंकड़े इकट्ठे करेगा और विश्लेषण कर पाएगा। नेक्स्ट है इसमें, सिद्धांत निर्माण के लिए अनेक अध्ययन अनिवार्य। किसी भी राजनीतिक इकाई का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, वैसे ही एक दूसरी राजनीतिक इकाई के साथ उसकी तुलना की गई। एक बार अध्ययन कर लिया वो सफिशिएंट नहीं है, कई बार वो अध्ययन किया जाए और बार बार जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स है वो एक जैसी हों, तब जाकर सिद्धांत का निर्माण होगा। एक ही बारी में जो रिजल्ट्स आए, जो फाइंडिंग्स आई, उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। बार बार जब वही अनुभव में चीज़ें सामने आ रही हैं तब जाकर किसी सिद्धांत का निर्माण होगा तुलनात्मक विधि के आधार पर। नेक्स्ट है इसमें प्रभावकारी तथ्य। यहाँ हमने संकल्पवादी ढांचा देख लिया कि हाँ, संकल्पवादी ढांचा समान है, सैद्धांतिक समानता है, तो तुलना के लिए उस पक्ष को ले लिया गया। लेकिन यहाँ तुलनात्मक विधि में यहाँ हम बात कर रहे हैं एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ। तो ऐसे में हर देश का अपना अलग सामाजिक, आर्थिक और नैतिक वातावरण है और इस हिसाब से हर देश में जो लोगों का राजनीतिक व्यवहार है वो उनके वातावरण से प्रभावित होता है। आर्थिक वातावरण से भी प्रभावित होता है, सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होता है, धार्मिक वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो समस्त वातावरण का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर क्या है ये जानना जरूरी है। कि हमने एक देश की शासन प्रणाली का अध्ययन करना है दूसरे देश की शासन प्रणाली के साथ। कोई भी पक्ष हमने लिया तो जो भी राजनीतिक पक्ष हम ले रहे हैं या जो भी राजनीतिक इकाई हम ले रहे हैं वो उस देश के समग्र रूप में हमने उसका अध्ययन करना है। उस देश का जो समग्र वातावरण है, संपूर्ण जो वातावरण है, वो किस तरीके से उस राजनीतिक इकाई के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं या लोगों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। तब जाकर जो तुलनात्मक विधि के आधार पर जो विश्लेषण किया जाएगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होंगी और सिद्धांत निर्माण में सहायक होंगी।